हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन कवर किया था, उससे पहले डिफरेंशिएशन और ग्राफ्स कवर किए थे। आज हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मोशन से, यूजुअली मोशन इन वन डायमेंशन। काइनेमेटिक्स शुरुआत हो चुकी है। आज से आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक फिजिक्स है जिसका वेट किया जाता है वो शुरू हो गई है। मज़ेदार सब्जेक्ट है, छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, समझ आ जाएं तो और बढ़िया हैं। ओके, काइनेमेटिक्स देखो होता क्या है। काइनेमेटिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जिक्र करते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट हम उसका कॉज का जिक्र नहीं करते कि उसके मोशन का कॉज क्या था। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो हम फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि द मार्कर इज मूविंग अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम सिर्फ मोशन का कुछ बेसिक टर्म्स का ही डेफिनेशन सीखेंगे, उन पे कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल सीखेंगे, सो दैट कि आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मोशन में सबसे पहले हमारे पास टर्म आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस से ही शुरू करते हैं, या आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, हेडिंग डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान सी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे बच्चों को पहले भी आ चुकी होती हैं, क्योंकि 9th क्लास में हम ये टर्म्स पढ़ के आते हैं। फिर भी यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, वो देख लेते हैं एक बारी। डिस्टेंस जो होता है, जैसे मैं एक छोटा सा आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक डायग्राम से बना रहा हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पार्टिकल कह सकते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एरो आपको वे ऑफ पाथ का इंडिकेशन दे रहा है। अब आपको डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस क्या होता है, तो टाइम ना खराब करते हुए डिस्टेंस को बिल्कुल क्लियरली रखते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। सो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या आप पार्टिकल भी लिख सकते हैं, बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। एक्चुअल पाथ, ये जो डायग्राम में इंडिकेशन हो रहा है, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ओके, और डिस्टेंस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ऑलराइट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, अब स्केलर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, वेक्टर वाले टॉपिक्स में। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। तो डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, जीरो जरूर हो सकती है डिस्टेंस की वैल्यू, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द बॉडी इज जीरो, बट नेवर नेगेटिव। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी टर्म हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस को यूजुअली हम एस से डिफाइन कर देते हैं, एस लिखा जाता है, कुछ एक्स लिख देते हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगी, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आएंगी, हम वहां भी क्लियरली इसको डिफाइन करते जाएंगे, डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात आती है अब डिस्प्लेसमेंट की, कि इसी जर्नी में जब पार्टिकल ए से बी पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हम कहेंगे जब पार्टिकल, अब डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर के इंडिकेशन में हम समझेंगे, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियोस में वेक्टर मैंने अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से कि ये ओरिजिन से अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूँ
जो a को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको r1 लिख रहा हूं। ये this r1 is the position vector which represents the position of the particle when the particle is point a. Now r2 is the position vector of the particle when the particle reaches at b. ओके, क्लियर हो गया। r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है, r2 भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, a पॉइंट और b पॉइंट का रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, अब ये जो पोजीशन वेक्टर हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन बिटवीन दीज टू पोजीशन वेक्टर्स, या फिर जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आसान भाषा में तो ये हो गया, क्या हो गया, it is a straight line, displacement is a straight line which joins the initial and the final positions of the particle. So ये जो मेरे पास straight line indication में दिखाई दे रही है, this is the displacement. So हम displacement के लिए लिख सकते हैं, displacement क्या लिखा जा सकता है, displacement is the shortest path, shortest straight line. It is the शॉर्टेस्ट। जब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो वो शॉर्टेस्ट ही होगा। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल। ये तो बात हो गई क्लियर ऑफ द पार्टिकल कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अब पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा आर वेक्टर से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, राइट। वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा आर है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा इसको। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। वो लिखा जाएगा डेल्टा आर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ऐसे मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहां पर r2 क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर को, और r1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर को, राइट। ये तो होगी छोटी सी बात डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, कौन स्केलर है, कब नेगेटिव है, कब कौन पॉजिटिव है। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे आसान एग्जाम्पल जो 9th क्लास में भी मैं करवा देता हूं, लेकिन अब यहां पर जैसे हमारे पास एक सेमी सर्कल है फॉर एग्जाम्पल विथ सम रेडियस r, उसका रेडियस कितना है, r है। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ये सेंटर है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट a से b पर आएगा, इस सेंस में a से b पे आएगा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और ये बताइए फिर उनकी रेशो क्या होगी। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसका। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा a से b, a से कहां पर आना है, b पर आना है। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, पूरे सर्कल का कितना होता है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई r, तो इसका कितना होगा पाई r। ओके, ये हो गया डिस्टेंस a से b तक। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा जा सकता है, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। सो डिस्प्लेसमेंट यहां से a से
बी पर आने के लिए क्या बन गया ये ए से बी, इट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। सो डायामीटर किसके बराबर होगा, ये डायामीटर के बराबर हो गया, और डायामीटर यहां पर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2r। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनका रेशो भी पूछ लिया जा सकता है, तो रेशो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला सवाल है ये, बिल्कुल बेसिक। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर पाई r, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r। r से r कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। क्या इसका कोई यूनिट आना चाहिए, इस रेशो का नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर ही होता है। इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे। सो जो हमारे पास आंसर आएगा ये यूनिट लेस आएगा, यूनिट लेस आएगा। क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे आप ये कह सकते हो कि जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक और ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। ओरिजिन से मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। ओके, सो इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। दिस इज 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, दिस इज -2 मीटर। ऑलराइट, ओके, ए पे था इनिशियली, फिर वो ए से बी पे गया, यहां आ गया इस तरह से, और बी से फिर ऑब्जेक्ट जो है सी पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है सी पर, ये सी पोजीशन। ऐसे ए से बी गया, फिर बी से सी पर आ गया। तो आपसे पूछा गया कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में हमें बताना है। तो क्लियर है, काफ़ी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, जितना उसने एक्चुअल पाथ फॉलो किया है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो डिस्टेंस आएगा इसका, टोटल डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस जो पाथ फॉलो किया है, ए से बी गया तो उसको लिख देते हैं, फिर प्लस ये ओरिजिन ओ लिख रहा हूं मैं, फिर बी से ओ, बी से ओ ओरिजिन तक, और ओ से सी, ठीक है, ओ से सी। ओके, ए से बी कितना मीटर कवर किया इसने, ये है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर, यहाँ 6 - 2 करेंगे तो ये तो हो गया 4 मीटर, ठीक है, ये हो गया 4 मीटर। फिर बी से लेके ओ आएंगे, ओ से बी कितना था, 6 मीटर था, ये हो गया 6 मीटर। और ओ से लेके सी तक ये कितना है, लिखा हुआ तो -2 है, लिखा हुआ क्या है, -2 है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता। तो ये पाथ कितना होगा, ये 2 मीटर होगा। कितना चले हम, 2 मीटर चले, तो कितना हो जाएगा ये, इसको सम करेंगे तो 12 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। हमारे पास इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन कौन सी है, सी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लिख सकते हैं। फाइनल पोजीशन क्या है, -2, फॉर्मूले वाला माइनस लग गया। इनिशियल पोजीशन क्या है, 2 मीटर, तो 2 लिख दिया। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -4 मीटर। तो ये आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है इस छोटी सी एग्जांपल में। ठीक है, आपने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बिल्कुल बेसिक से हमारे पास टर्म्स हैं। उन पे आसान सवाल भी आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं सवाल, लेकिन मेन जो है हमें क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्पेशली यहाँ पर कि ओ से लेके सी की तरफ जब जाएंगे तो -2 लिख के इसको 2 ही लिखेंगे। ऑलराइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। देखो यहाँ पर आज हम कवर करेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये छोटी छोटी टर्म्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको आज के लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ही कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर काम पे आएगा। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं या फिर आपको अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उन लेक्चर्स पे विजिट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ज़रूर दे दूँगा। तो उनको देख के फिर आपको ये लेक्चर काइनेमेटिक्स में जो आने वाले अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं। ओके, लेट्स से कि मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये है मेरे पास एक वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, सो ये है मेरे पास 12 मीटर, ये है मेरे पास O, ओके। सो फर्स्टली इनिशियली द पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स नॉर्थ, ये आप कह सकते हो नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये फिर वेस्ट है। नॉर्थ पे जाने के बाद वो फिर ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो मैं बातें साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट की हेल्प से ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूमेरिकल करना भी अच्छा होता है, लेकिन एक एक न्यूमेरिकल को समझना, उसको रिस्पेक्ट देना, वो क्या सिखा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे स्टेटमेंट को पढ़ के हमने ये डायग्राम बनानी है। सो पहले कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने 12 मीटर कवर कर लिया। सो पार्टिकल move towards north and cover 12 मीटर, उसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया। then it moves towards east, then it starts moving towards east for 10 meter, okay। after that it takes a turn towards, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, it takes a turn toward southwest, it takes a turn toward southwest, okay। तो आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ओके। तो देखो कैसा चलता जा रहा है, पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, उसके बाद ये 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया ऐसे। अब आपको कहा गया है साउथ वेस्ट की तरफ ये घूम गया, साउथ वेस्ट की तरफ घूम गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन
द पार्टिकल, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो साउथ वेस्ट क्या होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ है, और ये वाली डायरेक्शन जैसे ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली 45 डिग्री पे ऐसे आएगा। तो साउथ वेस्ट में जब आएगा तो वो कुछ ऐसा आएगा 45 डिग्री पे, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन कुछ अराइज होगी। तो आपसे देखो क्या कहा जाता है, यहां से लेके अगर ये 10 मीटर है, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 मीटर होगा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल किया वो मैं यहां पर बता रहा हूं अभी। इस डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10√2। पाइथागोरस जब आप लगाओगे 10 मीटर तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। सो यहां से वो ऐसे आता है और इस वेस्ट को इंटरसेक्ट करता है, वेस्ट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि जब वो वेस्ट साइड को इंटरसेक्ट करेगा यहां पर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये O था और ये मैं इसको फाइनल पॉइंट लिख सकता हूं। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल reaches F position। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी होगी उसकी। ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अब आपको ये तो पता लग गया, ये है 10√2, यहां से लेके यहां तक ये O है, इसको मैं A लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, इसको C लिख देता हूं, ये F पोजीशन है हमारे पास। ओके, अगर ये 10 है, C से लेके A 10 है, तो O से लेके C कितना होगा 2 मीटर होगा। ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री एंगल होगा। ये है 90 डिग्री, ये भी कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। एंगल सेम है तो साइड्स भी सेम होंगी। ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर होगा। ओके, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, O से लेके F तक 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। ये सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो ये डिस्टेंस C से लेके F कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये डिस्टेंस आपके पास होगा 2√2, ऐसे 2√2। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब उसने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो पार्टिकल ने 12√2 डिस्प्लेस किया। 10√2 प्लस 2√2, 12√2 पार्टिकल डिस्प्लेस किया। तो पार्टिकल फाइनली यहां पर पहुंच गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये 2 मीटर आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये भी हमें सीखनी है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, पहली टर्म देख लेते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये इसकी सबसे आसान सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी होती है। डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। क्या ये डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है, नो, डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती है। क्या ये नेगेटिव होगी, क्या ये पॉजिटिव होगी, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है,
देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा। जब ये दोनों क्वांटिटीज ही नेगेटिव नहीं है तो एवरेज स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है अगर बॉडी रेस्ट पर है तो। सो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, नेवर नेगेटिव। ओके, नेवर नेगेटिव, छोटी सी बात है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, छोटा सा बात है। ओके, उसके बाद देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब जो एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। सो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिंपल, देखो एक जैसे ही है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है तो लिख देते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब ये डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ओके, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। ऑलराइट, ये इसकी छोटी छोटी दो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, या उससे पहले मैं और जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनको कवर कर लेता हूं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल एग्जांपल करें तो एक कंबाइंड कैलकुलेशन आए जिसमें हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म्स जो हमारे पास हैं, नेक्स्ट डेफिनेशंस जो हमारे पास हैं वो हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस speed and instantaneous velocity। अब देखो, एक है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिंपल स्पीड। जब हम बात करते हैं ना स्पीड कितनी है, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे होते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो वो कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कैलकुलेशन पूछी जाती है आपको। जब भी सवाल में ये कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में बैठ के कि आपसे कौन सी वेलोसिटी या कौन सी स्पीड पूछ ली गई। अगर एग्जामिनर को एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपसे कैलकुलेट करवानी है तो वो वर्ड क्लियरली लिखेगा, वहां पर क्लियरली लिखेगा कि वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। लेकिन अगर वो सिंपली कहता है फाइंड द वेलोसिटी या फाइंड द स्पीड, तो इसका मतलब वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब ये होती क्या है, किसी भी एक इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वाइट सिंपल। जैसे अभी मैं रेस्ट पर हूं तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जीरो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या है, वो भी जीरो है, राइट। लेकिन एवरेज स्पीड जो है, जब से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं कुछ वॉक कर रहा हूं तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कुछ टाइम के दौरान, तो टोटल डिस्टेंस लिखा जाएगा, वहां पर टोटल टाइम लिखा जाएगा, कुछ कैलकुलेशन आएगी। हालांकि एट प्रेजेंट मेरी स्पीड जीरो है, लेकिन मेरी एवरेज स्पीड पिछले 10-20 मिनट से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगी। तो ऐसे भी आपको असर्शन रीजनिंग में ट्रू फॉल्स में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो लेकिन आपकी एवरेज स्पीड नॉन जीरो हो। यस, इट इज ट्रू। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी मैं रेस्ट पर हूं तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जीरो, लेकिन पिछले 20 मिनट्स में अगर देखें तो मेरी एवरेज स्पीड क्या है, नॉन जीरो। ओके, ऑलराइट। सो फिर से क्लियर कर लो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इट इज द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक
बिल्कुल जैसे 3 बज के कितनी स्पीड थी या 3 बज के कितनी वेलोसिटी थी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ही आप दौड़ रहे हो, जैसे आप घड़ी को देखते हो, उस नज़र पे जैसे आपने टाइम देखा, तो उस दौरान आपकी स्पीड या आपकी वेलोसिटी क्या थी, उसको आपको डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने देखा होगा एक्टिवा होती है, स्कूटर, कार, सब में 1 मीटर लिखा होता है जो आपको बताता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। वो स्पीडोमीटर जो होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, स्पीड के बारे में बताता है। ऑलराइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time। इसको सिंपली वेलोसिटी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्ड ना लिख के सिंपली इसको वेलोसिटी भी कहा जाता है। मैं v से इंडिकेट करूंगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो लगा दिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी, या ये जो एवरेज वेलोसिटी थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट किस में लिखा गया? वो लिखा गया डेल्टा एक्स, और टोटल टाइम किस में लिखा गया? डेल्टा टी में लिखा गया। डेल्टा एक्स कैसे लिखा जाता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी, ये जो है एवरेज वेलोसिटी होगी, उसकी लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये मैथमेटिकल नोटेशन है, आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने टाइम लिया है डेल्टा टी, जो भी टाइम इंटरवल था 0 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो 4 सेकेंड थे, ये जो टाइम ड्यूरेशन थी, टाइम इंटरवल था, ये क्या होना चाहिए? अगर बिल्कुल छोटा हो जाए, अप्रोचेस टू 0, तो उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। क्लियर रखो फिर से बात कि जो टाइम है डेल्टा टी बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 के मुताबिक है। ठीक है, तो 0 का अप्रोच जब कर रहा है, इतना छोटा अगर टाइम इंटरवल है, तो एवरेज स्पीड किसको बता देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। ऑलराइट, तो इसी चीज को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये जो चीज है डेल्टा में, ये कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंशिएशन में, तो लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपके पास जो फॉर्मूला बना वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, वो बन गया डी एक्स अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला बना, तो यहां पर डिफरेंशिएशन काम आएगा आपको, राइट? तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो और क्या लिखा जा सकता है? रेट ऑफ चेंज, इसको क्या बोलते हैं? कल ही मैंने पढ़ाया था आपको ग्राफ्स में कि स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो इसको भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो वेलोसिटी की। तो चलो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज हो रहा है? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम is defined as instantaneous velocity। तो मैं यहां लिख रहा हूं rate of change of position with respect to time। ये इसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 होगी? सब बोलेंगे हाँ, नेगेटिव ही होगी, 0 भी होगी,
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी? जरूर करेगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। ओके, अब स्पीड कैसे कैलकुलेट करें या स्पीड क्या होती है? तो जो स्पीड है, जब भी उसके बारे में पूछा जाए तो स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली अगर आपको स्पीड को इंडिकेट करना है मैथमेटिकली, जैसे, तो आप सिंपली क्या लिखोगे? ऐसे, dx अपॉन dt। x का इसलिए लिखा जा रहा है, वन डायमेंशन का जिक्र हो रहा है यहां पर। स्पीड ये है वेलोसिटी, उसका मॉड ले लेंगे, मतलब अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो मॉड लगा के उसको पॉजिटिव बना दिया जाएगा, क्योंकि स्पीड हमेशा कैसी होती है? स्पीड हमेशा कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ जीरो होगी, स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए मॉड लगा दिया गया। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज है जो यहाँ पर समझने लायक है कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट था, वो मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ए से गया बी तक, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में पूछा गया कि ए से बी जाने तक इसकी स्पीड कितनी थी? आप बोलोगे, या किसी भी टाइम पे ए से बी के दौरान किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, मैं इसको कौन सी डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ? पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी भी हो गई। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड आएगी इसकी, राइट। एवरेज स्पीड कितनी? वो भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी। तो देखो, ध्यान से सुनो क्या कहता है इसका मतलब, क्यों सारी टर्म्स, चारों टर्म्स सेम आ रही हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये सारी की सारी चीजें सेम हो जाएंगी। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड है, किसी भी टाइम पे आप यहां पर कभी भी देखोगे तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकंड आएगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? स्पीड का जिक्र करना है विद डायरेक्शन, स्पीड का जिक्र करना है विद डायरेक्शन। तो आप बोलोगे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड विद पॉजिटिव साइन, राइट। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे इसकी, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दे दिया जाए, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि सारे ही टाइम पे ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता जा रहा है, तो इसका एवरेज भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस सिचुएशन में क्या है? सेम है। स्ट्रेट लाइन है ना, ए से बी जाने में जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों यहाँ पर सेम आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है? स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। तो चारों टर्म्स मैं यहां पर सेम लिख रहा हूं। और कितना आंसर होगा उन सबका? सबका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, क्योंकि अभी डेफिनेशन सीख रहे हैं इसलिए एग्जांपल्स छोटे छोटे लिए जा रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल ये है कि आपको पोजीशन की एक इक्वेशन गिवन है, आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t प्लस 5, ये गिवन है आपको। और आपसे पूछ लिया गया, क्या पूछा गया? कहता है फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
ठीक है, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम बच्चा इन चीज़ों को पढ़ेगा उसके लिए ये पहाड़ है, और जिसने पढ़ रखा है वो बोलेगा ये पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं हम, इतना आसान है। ओके, तो फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा है फाइंड द स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। चलो फिलहाल तो अच्छा, तीसरी चीज फाइंड द एवरेज वेलोसिटी in the time interval t equals to 1 seconds to t equals to 3 seconds। छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन मतलब x की वैल्यू क्या है। इनिशियल वर्ड का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ अपनी जर्नी के लिए, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया, उस टाइम को इनिशियल सिचुएशन कहा जाएगा। और इनिशियल सिचुएशन पे हमेशा t की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, व्हेन टाइम कितना होगा, 0 सेकेंड होगा। तो हम इस इक्वेशन में t की जगह 0 पुट करते जाएंगे, तो x इनिशियल इक्वल्स टू 2 0 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, कितना आ गया यहाँ से 5 मीटर। तो ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, समझ आ गया। बी पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड द स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब स्पीड क्या होती है, अभी अभी हमने देखा था बाय डेफिनेशन स्पीड होती है dx अपॉन dt का मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर dx अपॉन dt सॉल्व किया, नेगेटिव आ गया, उस नेगेटिव को हटा देंगे तो स्पीड बन जाएगा। देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके, dx अपॉन dt क्या है, ये 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 4t प्लस 4। आसान सा है, ये आ गया। कितने टाइम पे निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। t की जगह 2 पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो वेलोसिटी है, देखो कैलकुलेट तो हमने वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी थी डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड भी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है। अगर बाई चांस सॉल्व करते हुए यहां पर माइनस आ जाता, -12 आ जाता, तो वेलोसिटी कितनी होती, वेलोसिटी होती -12 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कितनी होती, +12 मीटर पर सेकेंड। थर्ड, आपको सी पार्ट पूछा गया। सी पार्ट है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल दिस एंड दिस 1 and 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन था, v एवरेज क्या कहता है वो, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। ओके, यहां पर t इनिशियल क्या है और t फाइनल क्या है वो देखते जाएंगे। t इनिशियल है 1 सेकेंड, t इनिशियल इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t फाइनल है हमारे पास 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे x इनिशियल कितना होगा, x इनिशियल कितना होगा, यहां पर 1 सेकेंड पुट करेंगे। तो जब आप यहां पर 1 सेकेंड पुट करोगे, 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 5, तो x इनिशियल कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11 मीटर। ये आ गया। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर इनिशियल तो 11 मीटर आ गया और ए पार्ट में इनिशियल तो 5 मीटर था। वो क्या था, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर इनिशियल किसको लेना है, जो टाइम इंटरवल दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी आपने निकालनी है यहां से, इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच, तो इसको इनिशियल मान लिएगा यहां पर और इसको फाइनल मान लिया जाएगा। तो 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पर था और t इक्वल्स टू 3 पे कहां पर था, x फाइनल पे देख लेते हैं। t की जगह 3 पुट करते जाते हैं, 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 3 प्लस 5। सॉल्व करते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई टू 18 12, ओके, ये हो जाएगा 35।
35 मीटर। सो इनिशियल और फाइनल दोनों की हमें पोजीशंस पता लगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 35 माइनस 11 डिवाइडेड बाय टी फाइनल है 3, टी इनिशियल है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, बाई चांस देखो ये भी 12 आ गया और ये भी 12 आ गया। ओके, बाई चांस। ऑल राइट, दिस इज अवर आंसर। सो ये हमारे पास अभी तक हमने स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये छोटी छोटी बेसिक सी टर्म्स मैंने डिफाइन की हैं, उन पे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और बहुत सारी एग्जांपल्स, क्योंकि अब यही 2 डेफिनेशंस बची हैं और इन सब पे और एक्सेलरेशन पे कंबाइंड सवाल कैसे होते हैं, उस तरह के सवाल कि अगर बॉडी जा रही है तो फिर टर्न लेके वापस आएगी तो फिर क्या सिचुएशंस हो जाएंगी, कैसे पता लगता है कि बॉडी कहाँ पर जाके रुकेगी, है ना, गई और वापस आ गई तो कैसे पता लगा बॉडी कहाँ से टर्न लेके वापस आई है। तो बहुत सारी सवाल, इक्वेशन को देख के कैसे पता करेंगे कि हाँ ये टर्निंग बैक वाला सवाल है कि नहीं है। तो और बहुत सी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें कि जो अब इस सारी 6 की 6 डेफिनेशंस को डिफाइन करें, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो ये जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच का जो झमेला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं विद लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स। लोअर लेवल से लेके बिल्कुल जो जेई तक आई हुई एग्जांपल्स हैं उन सबको कवर करेंगे और देखेंगे कि ये टॉपिक जो है, शुरुआत जो है काइनेमेटिक्स की, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। बस आपको जितना मैंने यहाँ पर डिलीवर किया है उसको समझना है और उसको याद रखना है। किताब को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती, किताब को पढ़िए, लेकिन जितना कुछ लिखा होता है बुक में उतना कुछ आप याद नहीं रख सकते। बस आप अंडरलाइन करते रहते हैं, उनको अंडरलाइन करते रहते हैं और आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है, दैट्स इट। फिर आप बोलते हैं फिजिक्स नहीं आती। अंडरलाइन करने से फिजिक्स नहीं आती। उन सबको, जितना किताबों में लिखा हुआ है उन सबको इस तरह से देखो छोटा बना दिया गया विद एग्जांपल्स। इनके नोट्स बनाइए, इनको बिल्कुल बारीकी से समझिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या, आंखें बंद करिए, क्लियर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान होगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।